So hello my dear students. So today I am going to discuss about relationship between ionization constant of acid and base. ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kb। ठीक है बच्चों, हम लोग इसको आज डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है। बच्चों रिलेशनशिप यही होता है K इंटू के बी इज इक्वल टू 10⁻⁻14। बच्चों इस फॉर्मूला को मैं आज आपको डिराइव करके बताऊंगा कि ये रिलेशनशिप कैसे आता है। ठीक है, लेकिन बच्चों इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टर्म डिस्कस करना चाहूँगा। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेप्टर आयन और स्पेक्टेटर आयन क्या होता है। ये दोनों टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। एक्सेप्टर आयन और स्पेक्टेटर आयन में क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, आपने जब ब्रॉन्स्टन और लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था कि जो भी वीक एसिड होते हैं, जैसे वीक एसिड कौन होते हैं हमारा CH3COOH, ये हमारा एक वीक एसिड है। जब ये सॉल्यूशन में जाकर डिसोसिएट होता है तो क्या बनाता है, ये क्या डोनेट करता है, इट गिव्स प्रोटॉन। वीक एसिड की टेंडेंसी होती है H+ डोनेट करने की, प्रोटॉन डोनेट करने की अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। और जब ये प्रोटॉन डोनेट करता है तो जो आयन बनता है बच्चों, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कंजुगेट बेस कहते हैं। ये इसका कंजुगेट बेस है, किसका, इस वीक एसिड का। ये जो हमारा वीक एसिड है इसका एक कंजुगेट बेस है। अच्छा बच्चों, मैंने जब ब्रॉन्स्टन और लॉरी कॉन्सेप्ट में आपको ये भी बताया था कि वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों। इसकी टेंडेंसी होती है H+ आयन को एक्सेप्ट करने की, और जो भी स्ट्रॉन्ग आयन होंगे बच्चों उसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर आयन कहते हैं बच्चों। ये हमारा एक्सेप्टर आयन हो गया। ये बच्चों ध्यान में रखना है, वीक एसिड से जो आयन बनते हैं बच्चों वो हमारा एक्सेप्टर आयन होता है। सिमिलरली बच्चों वीक बेस, जैसे हमारा NH3 जो वीक बेस बच्चों, इसकी टेंडेंसी क्या होती है, वाटर से क्या कर लेता है, H+ को एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ये क्या बनाता है, NH4+ आयन बनाता है बच्चों। ये हमारा वीक बेस है, और वीक बेस से जो आयन बनता है बच्चों इसको कहते हैं कंजुगेट एसिड। ये कंजुगेट एसिड है, ये भी हमारा बच्चों स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वीक एसिड या बेस से जो कंजुगेट आयन बनते हैं बच्चों वो स्ट्रॉन्ग होता है। और जो भी स्ट्रॉन्ग आयन होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एक्सेप्टर आयन, इसको कहेंगे। देखिए बच्चों, ये जो रिलेशनशिप हम आपको डिस्कस करेंगे, इस रिलेशनशिप को समझने के लिए पहले आपको ये दो टर्म्स ध्यान में रखने हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि वीक एसिड से जो भी कंजुगेट बेस और एसिड बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इन्हीं कंजुगेट एसिड और बेस को हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर आयन कहेंगे। चलो अब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड से देखते हैं बच्चों। जैसे HCl हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इससे हमारा क्या बनेगा बच्चों, Cl- आयन। जब ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो इससे हमारा Cl- आयन बनेगा। चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड से जो कंजुगेट क्या बनेगा, कंजुगेट बेस बनेगा हमारा। ये जो हमारा कंजुगेट बेस बना है बच्चों, ये कैसा बेस होगा, ये वीक बेस होगा। देखो वीक एसिड से जो कंजुगेट बेस बनता है बच्चों वो स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड से जो कंजुगेट बेस बनेगा बच्चों वो हमारा क्या होगा, वीक होगा। तो वीक जो भी होते हैं ना बच्चों, इसको हम लोग स्पेक्टेटर आयन कहते हैं। इट इज स्पेक्टेटर आयन। बच्चों इसके पास, इस बेस के पास इतना पावर नहीं है कि ये H+ आयन को एक्सेप्ट कर ले, इसीलिए स्पेक्टेटर आयन इसको कहा जाता है। ये दर्शक बन के सिर्फ देखेगा, इसका काम, इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि सॉल्यूशन से वो H+ को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। बच्चों ये चूंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो इसके पास कैपेसिटी है H+ आयन को एक्सेप्ट करने की, लेकिन इसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग बच्चों कौन सा आयन कहते हैं, स्पेक्टेटर आयन कहते हैं। सिमिलरली बच्चों जैसे जो स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे NaOH, ये क्या करेगा बच्चों, ये तो H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करके बच्चों ये Na+ में और वाटर में डिसोसिएट कर जाएगा। क्योंकि हमारा ये बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस से जो बच्चों कंजुगेट आयन बनता है, ये क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस से स्ट्रॉन्ग बेस का क्या बनता है बच्चों, कंजुगेट एसिड बनता है। कंजुगेट एसिड बच्चों ये कैसा एसिड होगा, यह एक वीक एसिड होगा। इट इज ए वीक एसिड।
तो जो भी वीक होगा इसको हम लोग कहेंगे बच्चों स्पेक्टेटर आयन कहेंगे। तो बच्चों शायद आपको एक्सेप्टर और स्पेक्टेटर आयन समझ में आ गया होगा। बच्चों क्या डिफरेंस है दोनों में, आपको क्या ध्यान देना है कि वीक एसिड और वीक बेस से जो आयन बनते हैं उसको हम लोग एक्सेप्टर आयन कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो आयन बनते हैं उसको कहते हैं स्पेक्टेटर आयन कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये दोनों टर्म आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बच्चों इस रिलेशनशिप पर आते हैं कि ये रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश्ड होता है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक हम लोग वीक एसिड लेते हैं। हम एक वीक एसिड ले रहे हैं CH3COOH। जब ये डिसोसिएट करेगा तो क्या बनाएगा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है बच्चों, तो इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, Ka कहते हैं। चूँकि ये वीक एसिड है बच्चों, ये एक वीक एसिड है, ये क्या बनेगा इसका, ये इसका कंजुगेट बेस है। और वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कौन सा आयन, इसको एक्सेप्टर आयन कहते हैं बच्चों। इट इज एक्सेप्टर आयन। ये सॉल्यूशन में क्या, जब सॉल्यूशन में आएगा तो फिर ये H प्लस को क्या कर लेगा, क्योंकि ये बेस है तो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा और आपका फिर एसिड बना देगा। ठीक है, तो बच्चों इसका अगर मैं Ka का वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो इसका Ka का वैल्यू क्या होगा बच्चों, CH3COO माइनस H प्लस अपॉन CH3COOH अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ये आप पढ़ चुके हैं बच्चों। ये हमारा इस इक्विलिब्रियम का, ये जो वीक एसिड है इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस कंजुगेट बेस को देखेंगे। क्योंकि ये कंजुगेट बेस हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या करेगा बच्चों, ये CH3CO माइनस यह सॉल्यूशन से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। बच्चों ये एक्सेप्टर आयन है, मैंने आपको एक्सपेक्टर और स्पेक्टेटर में डिफरेंस पहले ही बता चुका हूँ। तो क्या कर लेगा ये बच्चों, जब एक्सेप्ट करेगा H प्लस को तो क्या बनाएगा, ये CH3COOH प्लस OH माइनस। ये वाटर से बच्चों H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेगा और हमारा ये प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चूँकि हमारा एक बेस है, ये कैसा है, हमारा कंजुगेट बेस है, तो इसके लिए जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा बच्चों क्या होगा, Kb होगा। तो यहाँ से अगर मैं Kb का वैल्यू अगर फाइंड आउट करूँगा तो Kb का हमारा वैल्यू हो जाएगा CH3COOH OH माइनस अपॉन CH3COO माइनस। बच्चों यहाँ वाटर क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि प्योर स्टेट में प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन जो होता है उसका एक्टिव मास जो होता है हमेशा 1 लिया जाता है। इसलिए हम लोग वाटर को यहाँ पर, वाटर के कंसंट्रेशन को यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि इसके कंसंट्रेशन को 1 माना जाता है। तो बच्चों हमारे पास ये 2 डेरिवेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या रिलेशनशिप आता है बच्चों। K इंटू Kb तो क्या होगा बच्चों हमारा, CH3CO माइनस H प्लस अपॉन CH3COOH इंटू Kb का वैल्यू यहाँ डालिए। Kb का वैल्यू क्या है, CH3COOH OH माइनस अपॉन CH3COO माइनस। बच्चों यहाँ से देखो, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू आ गया, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। बच्चों इसी को तो हम लोग कहते थे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो Ka इंटू Kb, बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, इसको Kw कहते थे, याद है आपको, इसको कहते थे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और इसका वैल्यू कितने के बराबर होता था, इसका वैल्यू हमारा होता था 10 टू द पावर -14 के बराबर। बच्चों याद करो, वाटर के केस में जो H प्लस और OH माइनस का जो कंसंट्रेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए, 10 टू द पावर -7 10 टू द पावर -7, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है वाटर के केस में। वाटर तो न्यूट्रल है और न्यूट्रल के केस में दोनों का कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या होता है, 10 टू द पावर -7 10 टू द पावर -7। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये डाटा आ जाएगा। बच्चों हमको यही प्रूफ करना था कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस में ये रिलेशनशिप होता है। अच्छा बच्चों, अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड में लॉग ले लूँ,
टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, log k इंटू के बी इज इक्वल टू log 10 टू द पावर -40। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारा डेरिवेटिव, और लॉग लेने के बाद इसको क्या करना है बच्चों, लॉग का प्रॉपर्टीज तो आप जानते हो। चलो इसको हम लोग डिसोसिएट, इसको तोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो कैसे डिसोसिएट हो जाएगा ये, log a इंटू बी का फॉर्मूला आप जानते हो, तो ये हो जाएगा log ka प्लस log kb इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ -14 log 10। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि दोनों साइड में निगेटिव साइन लेते हैं, ठीक है। अगर निगेटिव साइन लेंगे बच्चों तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस लॉग के को बच्चों हम क्या कहते हैं, पी के, और माइनस लॉग के बी को हम क्या कहेंगे, पी के बी, एंड दैट इज इक्वल टू 14। बच्चों ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपको आ गया। क्या रिलेशनशिप आया, k इंटू के बी क्या हो गया, 10 टू द पावर -14, एंड पी के प्लस पी के बी का वैल्यू क्या होगा, 14 के बराबर होगा। बच्चों ये दोनों रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखने हैं, हम इसका यूज हम लोग क्वेश्चन को बनाने में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इतना क्लियर हो गया बच्चों। इसमें एक छोटा सा टॉपिक यहाँ मैं और डिस्कस करूँगा। ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा बच्चों किसको कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कहते हैं। इसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बच्चों, जैसे पहला फैक्टर टेम्परेचर है। क्या होगा बच्चों, आप टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है बच्चों, किसी भी वीक एसिड का जो है आयोनाइजेशन इंक्रीज कर जाता है। तो जब उसका आयोनाइजेशन इंक्रीज करेगा, डिसोसिएशन उसका इंक्रीज कर जाएगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ेगा। यानी अल्फा जो होगा बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अल्फा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। दूसरा फैक्टर डाइल्यूशन। बच्चों आपने ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था, वहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया था, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, या आप कह सकते हैं अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। ये तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का केस है। जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, उसमें अगर हम सॉल्वेंट को ऐड करते जाते हैं बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा इंक्रीज होते जाता है। क्यों, क्योंकि उससे हमारा एसिड या बेस का आयोनाइजेशन इंक्रीज कर जाता है, और आयोनाइजेशन इंक्रीज करेगा तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी इंक्रीज करेगा। अकॉर्डिंग टू ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। थर्ड फैक्टर जो बच्चों जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप बच्चों कैसा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बच्चों अल्फा का वैल्यू 100% होता है, 100% डिसोसिएट कर जाएगा वो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होगा वो लेस देन 100% होगा, 100% उसका वैल्यू कम होगा। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट करते हैं सॉल्यूशन में, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो ये 3 फैक्टर हो गए बच्चों। एक और फैक्टर होता है बच्चों, उसको कहते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है बच्चों, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब आप जिस इलेक्ट्रोलाइट को जिस सॉल्वेंट में ले रहे हो, वो सॉल्वेंट कैसा है। अगर उस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा बच्चों, एक टर्म है हायर दी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट of solvent, higher will be degree of dissociation। अच्छा बच्चों, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों सॉल्वेंट का एक प्रॉपर्टीज है जो इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करने में मदद करता है। जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, उस सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलाइट उतनी ही आसानी से डिजॉल्व हो जाएंगे, या उतनी ही आसानी से आप डिसोसिएट हो जाएगा। बच्चों वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बच्चों हम लोग जनरली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका वैल्यू वाटर के केस में बच्चों 80.4 होता है। ये डाटा कहाँ से आया ये आपको भी जानने की जरूरत नहीं है। आप ये जानो कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ बेंजीन देखोगे C6H6, तो देखो बेंजीन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ओनली 2.5 होता है। बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक सॉल्वेंट की एबिलिटी होती है, सॉल्वेंट का एक पावर होता है जो किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करने में मदद करता है। क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है ना, इसमें H+ और OH- है, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट होने के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट के अपोजिटली चार्ज आयन को आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है।
लेता है और उसके चारों तरफ, जैसे अगर इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन है तो सॉल्वेंट का नेगेटिव पार्ट उसको सराउंड कर लेगा और उसको अपने आप में क्या कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है। सो द एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट विच हेल्प टू डिसोसिएट द इलेक्ट्रोलाइट, दैट एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू वाटर के केस में सबसे ज़्यादा होता है बच्चों, बेंजीन के केस में क्या होता है 2.4 होता है। या अगर आप CCl4 देखेंगे बच्चों, ये भी एक लिक्विड होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका भी यूज हम लोग सॉल्वेंट के रूप में करते हैं, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है। ठीक है बच्चों, कहा भी गया है वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि वाटर सभी चीज़ को आसानी से डिजॉल्व कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो ये जो बच्चों ये सब कुछ फैक्टर्स हैं, आपको ध्यान में रखना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को ये 4 फैक्टर्स जो हैं सो अफेक्ट करते हैं। एक तो टेम्परेचर हो गया, दूसरा डाइल्यूशन हो गया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या नेचर ऑफ सॉल्यूट जिसको कहते हैं, एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दोनों फैक्टर जो है सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शायद ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।